राज्य विधानमंडल एवं संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की तुलना। संसद, राज्य विधानमंडल। साधारण विधेयक के संबंध में, यह संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों को संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो। दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, या 6 माह तक विधेयक को पारित न करे। संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध के निपटान हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। राज्य विधानमंडल में, यह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह किसी मंत्री, गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह प्रारंभिक में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से यह प्रारंभिक है। यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन की सहमति हो। दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो, या 3 माह तक विधेयक को पारित न करे। संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती, और इसी तरह दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाधान एकमात्र रास्ता संयुक्त बैठक है। किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए, चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से, की संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति या दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद के अभिभावी हो सकती है। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है, तब यदि परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे या सुधार के लिए फिर कहे या 1 माह तक इसे पारित न करे, तो यह उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। किसी दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो जाता है। धन विधेयक के संबंध में, यह केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। यह केवल विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, न कि विधान परिषद में। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसे केवल राज्यपाल की संस्तुति पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, न कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, न कि गैर सदस्य द्वारा। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे लोकसभा को संशोधन के या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है, और इसे विधानसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे
विधानसभा को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिनों के अंदर लौटा देना होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। विधानसभा विधान परिषद की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से पारित माना जाता है। विधानसभा सिफारिश स्वीकार कर लेती है तो दोनों सदनों से परिवर्तित माना जाता है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाएगा। विधानसभा की सिफारिश को न माने तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाएगा। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा न लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। विधानसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर न लौटाए तो यह तय सीमा में ही पारित माना जाएगा। संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे। यदि राज्यसभा सहमत न हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है ताकि विधान परिषद पर विधानसभा अभिभावी रहे। यदि विधान परिषद सहमत न हो तो भी विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। विधान परिषद की स्थिति। संविधान में उल्लिखित परिषद की स्थिति विधानसभा की तुलना में का दो कोणों से अध्ययन किया जा सकता है, जहाँ परिषद सभा के बराबर हो, जहाँ परिषद सभा के बराबर न हो। विधानसभा से समानता। परिषद की शक्तियों एवं स्थिति को विधानसभा के बराबर माना जा सकता है। साधारण विधेयकों को पुनर्स्थापित और पारित करना, यद्यपि दोनों सदनों के बीच सहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृति। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तथापि अपनी सदस्यता के बावजूद वे केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तथापि अपनी सदस्यता के बावजूद न केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार करना। राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि। विधानसभा में असमानता। निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्ति एवं स्थिति सभा से अलग है। वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक में न संशोधन और न ही इसे अस्वीकृत कर सकती है। इसे विधानसभा को 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के होता है। विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय करने का
अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। एक साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। सरकार, दूसरे शब्दों में, परिषद राज्यसभा की तरह पुनरीक्षण निकाय भी नहीं है। यह एक विलंबकारी चैम्बर या परामर्शी निकाय मात्र है। परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मत नहीं कर सकती। यह विधानसभा का विशेष अधिकार है। परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है, लेकिन परिषद राज्यपाल के क्रियाकलापों और नीतियों पर बहस और आलोचना कर सकती है। जब एक साधारण विधेयक परिषद से आया हो और सभा में भेजा गया हो, यदि सभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक खत्म हो जाता है। परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप में कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में भी विधानसभा ही अभिभावी रहती है। अंततः परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि सभा की तुलना में परिषद की शक्तियां लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ ही होती है। इस तरह विधानसभा का पूरी तरह परिषद पर प्रभुत्व रहता है। यद्यपि राज्यसभा एवं परिषद दोनों दूसरे स्तर के सदन हैं, संविधान ने परिषद को राज्यसभा के मुकाबले निम्नलिखित कारणों से कम प्रभावी बनाया है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए यह राज्य व्यवस्था की संघीय पद्धति का प्रतिबिंब है। यह केंद्र द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध राज्यों के हितों को संरक्षण प्रदान कर संघीय सामंजस्य बनाए रखती है। इस तरह यह परिषद की तरह केवल साधारण इकाई या केवल सलाहकार इकाई नहीं है, वरन एक प्रभावी पुनरीक्षण इकाई है। परिषद का गठन विषमांगी है। यह विभिन्न हितों को प्रदर्शित करती है और इसमें विभिन्न रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ नामित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसकी संरचना ही इसे कमज़ोर बनाती है। और प्रभावी पुनरीक्षण निकाय के रूप में इसकी उपयोगिता को कम करती है। दूसरी ओर राज्यसभा का गठन समांग है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें मुख्यतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। 250 में से सिर्फ 12 नामित होते हैं। परिषद को प्रदत्त दर्जा लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप है। परिषद वो सभा के अनुसार कार्य करना होता है, क्योंकि सभा निर्वाचित सदन होता है। विधानमंडल की
द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल की देन है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन निचला सदन का विरोध नहीं करता। हाउस ऑफ लॉर्ड केवल विलंबनकारी चैम्बर है। यह साधारण विधेयक को अधिकतम 1 माह है और धन विधेयक को 1 माह के लिए रोक सकता है। विधान परिषद की कमजोर, शक्तिविहीन और प्रभावहीन स्थिति और भूमिका को देखते हुए आलोचक विधान परिषद को द्वितीयक चैम्बर या खर्चीली आभूषणीय विकासिता सफ़ेद हाथी कहते हैं। आलोचक कहते हैं कि परिषद उनकी शरण स्थली है। विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। यह अप्रसिद्ध है, अस्वीकृत है और महत्वाकांक्षी है। राजनीतिज्ञों को मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने में सहायता करती है। यद्यपि परिषद को सभा के मुकाबले कम अधिकार दिए गए हैं, फिर भी इसकी उपयोगिता निम्नलिखित मामलों में है। यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी, त्रुटिपूर्ण, असावधानी और गलत विधानों के पुनरीक्षण और विचार हेतु उपबंध बनाकर उनकी जांच करती है। यह प्रसिद्ध व्यावसायिकों और विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जो प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर पाते। राज्यपाल परिषद में 1/6 ऐसे सदस्यों को नामित करते हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों, उसकी समितियों और इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है। ये इनकी कार्यवाहियों की स्वतंत्रता और प्रभावीता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन न तो अपना प्राधिकार, मर्यादा और सम्मान अनुरक्षित रख सकते हैं और न ही अपने सदस्यों को उनके विधायी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संविधान ने राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों को भी विस्तारित किया है जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाहियों में बोलने और भाषा लेने के लिए अधिकृत है। इसमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री सम्मिलित हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, जिन्हें राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा, जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार। प्रत्येक सदन को मिलने वाले सामूहिक विधानमंडलीय विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। इसे यह अधिकार है कि वह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों और कार्यवाहियों को प्रकाशित करे, और यह अधिकार भी है कि अन्य को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे। यह अपरिचितों को इसकी कार्यवाहियों से अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक कर सकती है। यह अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों में निर्णय ले सकती है। यह भर्त्सना, फटकार या कारावास, सदस्यों के मामलों में निलंबन या निष्कासन द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित बाह्य व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्धि, कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह
जांच प्रारंभ कर सकती है और साक्षियों को उपस्थित होने का आदेश दे सकती है और संगत पत्रों और रिकॉर्डों को भेज सकती है। न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, सदस्य या बाह्य को गिरफ्तार और किसी विधिक प्रक्रिया यानी कि मिश्रित या आपराधिक को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदस्य को मिलने वाले व्यक्तिगत विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह छूट केवल सिविल मामले में है और आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्यवाही व समिति में दिए गए मत का विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्र संविधान के उपवर्ग और राज्य विधान परिषद की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों और संसाधनों आदेशों के अनुरूप है। वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं जब सदन चल रहा हो। वे साक्ष्य देने या किसी सदन में बतौर गवाह इनकार कर सकते हैं, उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। अब ये सीटें राज्य केंद्र शासित प्रदेश अन्य नाम विधानसभा के सदस्य संख्या। आंध्र प्रदेश 175 सदस्य 50 विधान परिषद में 50 सदस्य। अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्य परिषद में एक भी नहीं। असम में 126 सदस्य परिषद में एक भी नहीं। असम में बिहार में 243 विधानसभा सदस्य और 75 जो है विधान परिषद सदस्य। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सदस्य। गोवा में 40। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं और 75 विधान परिषद सीटें। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें और एक भी नहीं परिषद वाली सीटें। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें और 78 जो है परिषद। राजस्थान में 200 सीटें। यूपी में 403 सीटें, 100 सीटें जो है परिषद में। तेलंगाना में 119 सीटें, 40 सीटें जो है परिषद में। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें और जम्मू में 83 विधानसभा सीटें। विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। आंध्र प्रदेश 294 कुल 294 सीटें हैं, जिसमें 39 जो है अनुसूचित जाति के लिए और 15 जो है
अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें। और 2008 में परिसीमन में पहले सभा में सीटें, और ये 2008 के परिसीमन के बाद सभा में सीटें। तो 175 में से 29 अनुसूचित जाति और 7 जो है अनुसूचित जनजाति के। देखिए बिहार में 243, 39, 243, 38, कर्नाटका में 224, 33, 36, 15, मध्य प्रदेश में 230 में से 34 अनुसूचित जाति के लिए और 41 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। 230, 35 और 47। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें थोड़ा सा राजस्थान मान लीजिए 233 सीटें अनुसूचित जाति, 24 सीटें अनुसूचित जनजाति। यूपी में 403 सीटें, 89 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में 70 सीटें और पुदुचेरी में 60 सीटें।